लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ सैटेलाइट एस इज मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. एक सैटेलाइट ऐसा बेटा जो रिवॉल्व कर रही है किसके अराउंड? अर्थ के अराउंड इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट. नो प्रॉब्लम. द मास ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ. तो ये स्टेटमेंट हमें क्यों दिया है? ये स्टेटमेंट इसलिए दिया कि मास ऑफ सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल. तो सैटेलाइट का मास का उसका एक्सेलेरेशन कैसा होगा? ज्यादा एज कंपेयर टू द एक्सेलेरेशन ऑफ अर्थ. तो सैटेलाइट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, ना कि अर्थ सैटेलाइट की तरफ बेंड करेगा. ठीक है. देन आपको बता, नीचे आपको चार स्टेटमेंट के बने. फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ एस ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस अबाउट द सेंटर अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट. The total mechanical energy of S varies periodically with time. The linear momentum of S remains constant in magnitude. इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट आपको ये बताना. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा, फॉर अ सैटेलाइट अराउंड अ प्लेनेट, फिर वो चाहे अर्थ हो चाहे बेटा कोई भी हो, अराउंड अ प्लेनेट नीड्स a centripetal force. Centripetal force. Okay. In case of it, this force की जो बेटा रिक्वायरमेंट होती है वो कौन फुल करता है? फुलफिल्ड बाय द, और इस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेवी फोर्स बिटवीन सैटेलाइट एंड द प्लेनेट. और ये ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो लगता है किधर? फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द प्लेनेट and the satellite is revolving around the planet like this, so this is what satellite. तो ये इसको किसकी अपने सेंटर तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट लगाएगा, फोर्स लगाएगा. दिस ग्रेविटेशन फोर्स वर्क्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस की कॉन्सेप्ट लेट्स रीड द ऑप्शंस वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑप्शन सेज the acceleration of S is always directed toward the center of Earth. So for first statement we know that, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? The gravitation force will act, ये ग्रेविटेशन फोर्स किधर लगेगा? विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो अर्थ के कहाँ लगेगा? सेंटर की तरफ. नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, हम जानते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ बेटा क्या कहता है? एफ वेक्टर क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सीलरेशन. दैट मींस वी कैन सी द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. और ए वेक्टर हमारा क्या है बेटा? एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर. और फोर्स कहाँ लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो ए वेक्टर विल ऑल्सो एक्ट, किधर एक्ट करेगा ये? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द
तो हम अपने अगर पहले स्टेटमेंट को चेक करें तो द एक्सेलरेशन ऑफ एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. So first statement is correct. Now let's see the second. So second statement क्या कह रहा है? The angular momentum of S about the center of the earth changes in direction but its magnitude remains constant. तो अगर हम बेटा सेकेंड स्टेटमेंट को चेक करें तो फॉर सेकेंड स्टेटमेंट वी विल यूज द अगेन न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट इज rate of change of angular momentum is directly proportional to the torque tau. और ये tau कौन सा होगा बेटा? एक्सटर्नल, ये आपको पता है. नाउ फॉर सैटेलाइट अर्थ सिस्टम, सैटेलाइट अर्थ कहाँ है हमारी स्पेस में? फॉर सैटेलाइट अर्थ सिस्टम there is no external torque. कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा होगा. तो हमारा एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो जाएगा? 0. सो dl/dt विल बी 0. और डिफरेंशिएशन 0 किसका होता है? कांस्टेंट का. सो l वेक्टर विल बी कांस्टेंट. अगर आप बेटा यहाँ ध्यान से देखें तो एल वेक्टर कांस्टेंट है. तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये किस पर बेस्ड है? हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो क्या कहता है? द एल, दैट मीन्स द एंगुलर मोमेंटम, will be conserved in both magnitude and direction. तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में क्या रहता है? कंजर्व. तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एंगुलर मोमेंटम एस अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ changes in direction. डायरेक्शन क्या कर रहा है? ये चेंज कर रहा है. सो इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फॉर थर्ड, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एस वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम. तो अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हमारे बेटा सैटेलाइट अर्थ सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी एनर्जी के साथ इंटरफेयर नहीं कर रही है क्योंकि वो कहाँ है बेटा? स्पेस में. सो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. कैसी रहेगी बेटा? कांस्टेंट. और अगर बेटा हम अपना यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट रीड करें, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमसे? द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एस वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम. चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहेगी. सो इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. लेट्स रीड द फोर्थ स्टेटमेंट. द लीनियर मोमेंटम ऑफ एस रिमेन्स कांस्टेंट. सो लेट्स सी द फोर्थ स्टेटमेंट. फॉर फोर्थ स्टेटमेंट वी यूज द केपलर्स second law, according to which to maintain the aerial velocity, that what is aerial velocity? That means the dA over dt. This is what aerial velocity. So to maintain the aerial velocity, satellite has to increase or decrease its velocity. उसे अपनी वेलोसिटी क्या करना पड़ता है? इंक्रीज और डिक्रीज. फॉर एग्जाम्पल
this is the earth and this is the satellite. तो जब ये हमारा बेटा पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए और दिस इज द पॉइंट बी, फर्ज कर लो कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इधर है हमारी v a वेक्टर और यहाँ वेलोसिटी क्या है v वेक्टर. सो इस केस में जब ये पास होता है तो स्पीड कैसी होती है, ज़्यादा. सो वी कैन से द v वेक्टर विल बी ग्रेटर देन v a वेक्टर. तो ये हमारा वेलोसिटी का रिलेशन है. बट फॉर लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम कैसे गिवन होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p वेक्टर इज इक्वल टू m v वेक्टर. तो सिंस v वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, so p vector, that means the linear momentum will also be not constant. ये भी कांस्टेंट नहीं होगा. फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है बेटा, द लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट in the magnitude, so it is also incorrect. So only first option is correct. We can say correct option first. I hope you have understood it well. Best of luck.